Hello everyone, welcome to this podcast episode 3 of Discovering with नीरज। हम लोग मुगलों के बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में ये तीसरा एपिसोड है। A lot of mystery and myth shrouds मुगल्स। हम लोगों ने हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है क्या वो सच है? क्या सभी कुछ सच है या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं है? आइए आज आपको फिर हम ले चल रहे हैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव के पास, जो डैगर्स ऑफ ट्रीजन के ऑथर हैं और उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है मुगलों पे, तो आपको कुछ अनसुनी बातें सुनाएंगे। वी वेलकम डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव हियर। थैंक यू स्मिता, वंस अगेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। शुक्रिया। अच्छा, आज हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि अकबर और सलीम के रिश्ता के बारे में काफ़ी लोगों ने कुछ कहा है, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत अच्छा तो नहीं था, लड़ाई झगड़ा सब कुछ था उनके रिश्तों में। ऐसा क्यों था और क्या हुआ था? सलीम जहांगीर और अकबर, ये दोनों जैसे सांप और नेवला होते हैं, वही रिश्ता इनका था। दे वर फादर एंड सन, एंड बड़ी शिद्दत के बाद ये सलीम पैदा हुए थे। सबको मालूम है कि हज़रत सलीम चिश्ती से अकबर ने उनकी बहुत सेवा करी थी और उनसे दुआ मांगी थी कि हमको बेटा पैदा हो, और उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया सलीम, विच लेटर ऑन बिकेम जहांगीर। इनका द मेन रीज़न फॉर द मिसकॉन्डक्ट बिगैन विथ सलीम जहांगीर। अच्छा। क्योंकि इनको बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। इनको क्योंकि ये सबसे बड़े थे, तीन अकबर के 3 बेटे हुए सलीम चिश्ती की दुआओं से। तो सबसे बड़े सलीम थे, सलीम जहांगीर जी। उसके बाद शहजादे मुराद थे जी। और सबसे छोटे थे शहजादे दनियाल। ओके। तो इनको बहुत लाड़ प्यार से पाला गया। ये सल्तनत के वली अहद थे। वली अहद मीन्स द हेयर टू द थ्रोन। तो इनके में जो खामियां आई, बहुत कम उम्र से ये ओपियम में चले गए। ड्रिंकिंग वाइन was a passion for him. Womanizing also. And basically ये जो ओपियम और ओपिएट्स, ओपियम और जो वाइन का जो कॉम्बिनेशन हुआ, उसने इनको एकदम ही बिगाड़ दिया। उसमें होश में ही नहीं रहता। ये होश में नहीं रहते थे, और इनका मन कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में नहीं लगता था। 1 नंबर के ये अय्याश थे। और सबसे बड़ी बात कि लोग कहते हैं कि जो अफीम गांजा ये सब पीते हैं, उनकी एक अपनी अलग ही दुनिया होती है। तो शहजादे सलीम को भी एक अपना ही उन्होंने एक अलग दुनिया बना ली थी, जिसमें कि वो अपने आप को अपने फादर अकबर के बराबर या उनकी तुलना में समझने लगे थे। अच्छा। और यहीं से इन लोगों की बगावत की कहानी शुरू होती है। अच्छा। इनफैक्ट इट वाज नॉट अनारकली जिसकी वजह से ये बगावत हुआ? नहीं, अनारकली तो बहुत बाद में आई है। 1597, 98, 99 वाज हर पीरियड। ओके। इनकी बगावत तो जब ये करीब मेरे ख्याल से ही इज़ बॉर्न इन 1569, और जो पहला इनका जो कि दबा हुआ है हिस्ट्री में, इन्होंने पहली बार अपने फादर अकबर को पॉइजन करने की कोशिश करी। अच्छा। इन 1591, शाहजहां के पैदा होने से पहले 1 साल पहले। और तो ये उस समय कितने साल के हुए? इधर 20 साल, 21 साल, 22 साल के थे ये। 22 साल की उम्र में ही इन्होंने अकबर को जहर देने की कोशिश करी, अपने फादर को। अकबर बहुत बीमार भी पड़े, और जब ये बात का खुलासा हुआ कि इसमें सलीम इन्वॉल्व थे इनको पॉइजन करने में, तो सलीम जहांगीर को लाहौर से, उस समय ये लोग लाहौर से ज़्यादा काम करते थे, आगरा एंड दिल्ली केम लेटर,
तो इनको जो बूंदी के राजा हैं उनके पास इनको भेज दिया गया था कि ये अकबर की नज़रों से दूर रहें। अच्छा, मतलब अकबर वॉज सच अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। लोग कहते हैं कि अकबर द ग्रेट कहते हैं, हम लोग यही पढ़े हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तो बहुत अच्छी थी, पर ऑब्वियसली जब सलीम जो हैं हमेशा नशे में रहेंगे तो वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो अकबर को यही लगता होगा मेरे ख्याल से कि ये क्या हमारा राज्य को संभालेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज अकबर ने ये जो पीरियड था 1586 से लेकर के 1600, ये 14-15 साल का जो समय था जी, इसमें अकबर ने पूरा ही नीचे ऑलमोस्ट डेक्कन, गुजरात, ये सब कैप्चर कर लिया था। डेक्कन में वो खुद भी कैंप करते थे। और एक बहुत अजीब सिलसिला है जो कि मुझे अभी समझ में आ रहा है, आई हैव नॉट शेयर्ड दिस विथ यू एवर बिफोर, कि अगर आप मुगल इतिहास को देखिए तो हर एक पावरफुल बादशाह के बाद एक बेकार बादशाह आता है। अच्छा। शुरुआत होती है बाबर से। बाबर वॉज वेरी पावरफुल, उन्होंने ही कब्जा करा हिंदुस्तान में। उसके बाद आए हुमायूं जो कि एकदम बेकार थे, भाग गए थे पर्शिया। वो पर्शिया के जो रूलर थे शाह अब्बास, उनकी मदद से इन्होंने शेर शाह को फिर हराया और जीता जी। ये बेकार हुए, तो दैट वन पावरफुल वन बैड। देन केम अकबर, अगेन पावरफुल, और इनके बेटे जहांगीर बेकार, सो अगेन बैड। फिर आए शाहजहां, वेरी पावरफुल, और उनके बेटे औरंगजेब बेकार। औरंगजेब को तो लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। ना, he was not a good administrator, he was a soldier throughout his life. Okay. वो एडमिनिस्ट्रेशन तो उनकी इतनी कच्ची थी कि जब वो 1680 में वो बादशाह बने, अपने फादर को कैद करके 1658 में 1658 और करीब 1681 में 22-23 साल आगरा से उन्होंने हुकूमत चलाई। उसके बाद जब वो डेक्कन गए तो फिर वो डेक्कन से दोबारा आगरा आ ही नहीं पाए। ही डाइड इन 1707। तो करीब 25 साल 26-27 साल इन्होंने डेक्कन में गुजारा, और एक बार भी 26 साल में वापस आगरा नहीं आ पाए। तो ये सिर्फ लड़ते झगड़ते रहे, ये अपने एंटी हिंदू पॉलिसीज को चलाते रहे। तो ही वाज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये तो बड़ी नई बात आपने, ये मुझे खुद अभी समझ में आया कि ये ऐसे 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 चलता हुआ आया। और एक चीज़ और है कि जब अकबर को लगता था कि सलीम जहांगीर जो हैं वो ही विल नॉट बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि इतने नशे में रहते थे, उनकी सारी बुरी आदतें थी, तो उन्होंने फिर उसको अपना हेयर क्यों बनाया फिर? क्योंकि 3 बेटे थे उनके। जी, अकबर हैड नो चॉइस। अच्छा। बिकॉज पहली बात तो कि ये उनके मन में था कि ये हज़रत सलीम चिश्ती की दुआओं से पैदा हुए हैं, और ये वली अहद थे, हेयर टू द थ्रोन, जो बड़े बेटे। बट मुगल्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो बड़ा होगा वही राज करेगा। उनके में था जो काबिल होगा वो राज करेगा। तो इसीलिए आपस में ये लोग लड़ते मरते कटते रहते थे। अच्छा। एंड अकबर के 3 बेटों में इनके बाद थे मुराद, और मुराद के बाद थे दनियाल। तो दनियाल 1599 में मुराद की डेथ हो गई बुरहानपुर में। अच्छा। बुरहानपुर के पास एक छोटा सा हंटिंग लॉज था वहाँ पे, और उनकी भी डेथ ओपियम और वाइन से हुई। अच्छा, वो भी उसी हाँ, में थे। अकबर इतने उनसे दुखी थे उनकी इस आदत से कि वो मतलब अपने नौकरों से मांग मांग के वाइन पीने लगे थे। तो अकबर ने जो उनके खास कोर्टियर थे अबू फजल, जिन्होंने अकबरनामा और ऐन अकबरी लिखा है, ही वॉज द क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड कोर्टियर ऑफ अकबर। उनको उन्होंने भेजा था कि तुम जाके मुराद को समझाओ, उसकी देखभाल करो। तो जब इनके ऊपर चौकसी होने लगी मुराद के ऊपर, तो ये क्या करते थे कि जो उस समय की जो
पुरानी जो राइफल्स मस्केट होती थी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में ठुकनी बोलते हैं। अच्छा। ठोकनी इसलिए क्योंकि उसके बैरल में आप बारूद भरिए, उसके बाद उसको ऐसे ऐसे ठोकिए और ठोकने के बाद उसमें बत्ती जलाइए, तो दा इसका झटका ऐसा होता था कि जो चलाने वाला है वो भी पीछे चला जाता था। अच्छा। तो वो उसकी जो बैरल होती थी, जी जी, ठोकनी की बैरल में वो वाइन भरवा के पीता था। एंड द व्हाट पीपल से एंड द हकीम्स आल्सो सेड दैट टाइम कि जो उसमें जंक लगी होती थी उसकी वजह से वो और वाइन का जो भी कॉम्बिनेशन जो जहर बना, उससे इनकी डेथ हुई। अच्छा। तो मुराद तो चले गए 1599 में, दानियल 1604 में दनियाल चले गए। ओके। तो दो बेटे तो उनके मर गए अकबर के सामने। अच्छा। अकबर डाइड इन 1605, 1 ईयर आफ्टर दनियाल। ओके। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, यही एक बच्चे थे, मतलब खाते पीते मस्त रहते थे, काम धाम से मतलब नहीं था। अच्छा, आपकी किताब में मैंने पढ़ा था, ये है इनकी किताब डैगर्स ऑफ ट्रीजन। डैगर्स ऑफ ट्रीजन में मैंने पढ़ा था कि सलीम जहांगीर जो हैं वो अबुल फजल जो थे, जो अकबर के बहुत ख़ास कोटियर थे, ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑल्सो। तो उनको उन्होंने मरवा दिया था अपने ही फादर के, जो खैर वो तो अपने ही फादर को पॉइजन कर चुके थे, लेकिन अपने मतलब इतना अगेंस्ट थे अपने फादर के कि उन्होंने उनकी जो सबसे चहेते जो थे उनको मरवा दिया उन्होंने। ऐसा क्यों और क्या वजह थी? 1591 में जो इन्होंने अकबर को पॉइजन करने की कोशिश करी, मैंने आपको बता दिया। जी जी। फिर इनके मन में बहुत रोष था जी। क्योंकि 1599 में अकबर ने अनारकली को चुनवा दिया था। तो ये एक और बर्निंग पॉइंट हो गया। और उसके बाद जो इसकी जो हालात थी सलीम जहांगीर की, जी जी, तो अबू फजल बीइंग द क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट एंड फ्रेंड ऑफ अकबर, वो उनको हरदम कहते थे कि ये जो हम लोग की सल्तनत है उसको सलीम जो है डुबो देगा, इसको संभालिए। और अकबर क्योंकि वो एक फादर का जो प्यार होता है अपने बेटे के लिए, वो उसको उस तरह शुरू में नहीं काबू कर पा रहे थे। और ये खबर सलीम को मिलती रही कि जो ये वज़ीर हैं, उस समय ये वज़ीर थे अबू फजल, कि जो वज़ीर हैं वो हमारी शिकायत कर रहे हैं अब्बा से। अच्छा। तो इनके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा जहर हो गया था एंड ही वांटेड टू कि इनको ख़त्म ही करें। इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है मरवाने की इनकी। अच्छा, तो वो आप अभी बताएंगे या नहीं? इसी एपिसोड में बताइए कि क्या है, मतलब जब मुराद की डेथ हुई 1599 में बुरहानपुर में, तो उसके बाद इसने उस समय ये जो सलीम जहांगीर थे ये लाहौर में थे अपने फादर अकबर के साथ। अच्छा। तो क्योंकि अब नीचे डेक्कन में मुराद अब नहीं बचे थे, तो अकबर ने इनको भेजा कि तुम नीचे जाओ, मतलब पास आगरा, गो टूवर्ड्स डेक्कन, कि वहाँ पे आप कामकाज संभालिए। अच्छा। तो ये लाओ लश्कर लेके चले, तो इनको मौका मिल गया कि हमारे अब्बा श्री ने हमको इतनी सारी फ़ौज दे दी है। अच्छा। तो ये अपनी फ़ौज लाओ लश्कर लेके चले और जाना था इनको डेक्कन, बुरहानपुर की तरफ और गुजरात की तरफ। ये जब आगरा से पास कर रहे थे, बिलोचपुर गांव है वहाँ का, जहाँ पे इनका दिमाग ठनका। अच्छा। कि जब मेरे पास इतनी बड़ी फ़ौज है और अब्बा हुजूर तो बैठे हैं लाहौर में, हम आगरा में हैं, तो यहीं कब्ज़ा कर लेते हैं सीधे। तो ये जो है मतलब इसको जो उनका कैपिटल था, जिसको हम लोग दारुल हुकूमत कहते हैं, कि सीधे दारुल हुकूमत पे ही कब्जा कर लें। और हमको तो कोई रोकेगा नहीं, हम शहजादे हैं, हम वली अहद हैं। तो ये खबर अकबर तक गई कि इनकी जो सेना जो नीचे इधर राजस्थान और मेवाड़ की तरफ से होते हुए गुजरात से आगे डेक्कन जा रही थी, वो बिलोचपुर में जाके रुक गई है, विच इज़ वेरी क्लोज टू आगरा। और इनका मन ठनक रहा है। स्पाइस तो इनके साथ चलते थे, कोई पानी वाला बन के, कोई बकरी हाँकने वाला बन के, गांव में जितने सेठ होते थे या जो अनाज देते थे, ये सब राज्य के स्पाइस होते थे। तो इनको अकबर को खबर लगी कि इनका दिमाग सनका है, तो ही सेंट अ फास्ट हॉर्स। फास्ट हॉर्स मीन्स
इनके मैसेंजर्स जो कि हर 4 कोस पे घोड़े बदलते थे, जी जी, बहुत तेज़ चलते थे ये। तो ये खबर पहुंच गई आगरा के किले पे कि ये सलीम जहांगीर कोशिश कर सकता है कि तो मतलब वहाँ पे occupy करें। जी, तो जब अकबर वहाँ थे तो उनके एक और बहुत ख़ास थे मीर कुलिच खान, अच्छा, उनको वो आगरा किले का फौजदार बना के गए थे। ओके, तो जब मीर कुलिच खान को अकबर का संदेश मिला कि किसी हालत में शहजादे सलीम को यहाँ नहीं आने देना है, वो अंदर नहीं दाखिल होगा आगरा के, और सलीम का पूरा फौज मुड़ गई आगरा की तरफ, अच्छा, तो मीर कुलिच खान बहुत सारे सामान तोहफा लेके और साथ में अपनी लश्कर भी लेके ओके, बीच रास्ते में आके उन्होंने सलीम को रोक दिया। ओके, और सलीम ने कहा कि आप मुझे नहीं जाने देंगे, मुझे अपनी दादी से मिलना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है आगरा किले में। ये सेठ कि नहीं, हमको तो बादशाह का आदेश है कि अच्छा, बिना उनके मुहर उज़क, जो उनका रॉयल सील होता था, कि बिना उनके मुहर उज़क के कोई इसमें एंटर नहीं कर सकता है, चाहे आप हों। ओके, तो ये समझ गए कि अब हमको यहाँ आना नहीं। उनका मैं दादी से मिलना चाहता हूँ, हमीदा बानो से। तो उन्होंने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो खुद ही आ रही हैं। अच्छा, तो ये इतना डर गया क्योंकि इसका मन तो था नहीं, मतलब मिलने तो सिर्फ एक बहाना था, इसने बगावत करी थी। तो ये डर गया कि अब दादी आएंगी तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, आप तुरंत वापस जाइए आगरा के किले, हम इलाहाबाद जा रहे हैं, वापस जा, अच्छा, हम इलाहाबाद जा रहे हैं। तो वो फिर इलाहाबाद की तरफ कूच करके विदाउट, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये इतने घबरा के वहाँ से भागे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और अब अब्बा हुजूर की पूरी ताकत मेरे ऊपर मुझे कुचलेगी, कि ये नाव में बैठ के चल दिए, अच्छा, यमुना से। अच्छा, और इनकी जो फौज थी, इतनी तो नाव थी नहीं कि इनकी फौज चले, तो इनकी नाव जो यमुना का तट है, अच्छा, जो शोर है, हाँ हाँ, उसके बैंक्स के किनारे किनारे चलती थी, बहुत मझधार नहीं जाती थी। अच्छा, और इनकी फौज इनके साथ साथ उसके साथ बगल बगल उनके शोर लाइन पे चलती थी कि दोनों की निगाहें हाँ, साथ बनी साथ, रहे। हाँ, बनी रहे। तो ये मतलब कि आमने सामने फिर नहीं हुआ? आमने सामने नहीं हुए। ये इलाहाबाद आए, यहाँ पे इन्होंने अपने आप एक को बादशाह घोषित कर लिया, अच्छा, और इन्होंने अपने नाम से कॉइन्स निकाले। अब वहाँ से शाही फरमान इन्होंने जारी करना शुरू करा। अच्छा, इन्होंने चुनार जो कि पास में है, चुनार का किला कब्जा करा। चुनार अपने आप में एक सूबा था, ओके, तो वहाँ की भी सूबेदारी इन्होंने ले ली। और ये बिहार, पटना भी एक सूबा था, वो भी, तो बिहार, चुनार एंड इलाहाबाद, ओके, इसके ये इन्होंने अपने आप को राजा बादशाह डिक्लेयर कर दिया। ओके, जो इसकी इनके मारने की कहानी है शेख अबू फजल की, इन्होंने सलीम ने सोच लिया कि मुझे इनको मरवाना है, नहीं तो ये हमारे फादर को हमारे खिलाफ पॉइजन कर देगा। तो इसने बीर सिंह बुंदेला, जो ओरछा के राजा का छोटा भाई था, ओरछा के राजा थे राम सिंह, और बीर सिंह बुंदेला उनका छोटा भाई था। ओके, तो इसने बीर सिंह को बुलवाया और कहा कि तुम अगर इसको मार दोगे, ये बुरहानपुर से वापस आगरा जा रहा है, बादशाह ने बुलाया है, तुम इसको अगर रास्ते में मार दोगे तो हम तुमको, राम सिंह को हम हटा देंगे और तुमको मोरछा का राजा बना देंगे। अच्छा, तो जब बहुत, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी from I think it is in your book also. It's there in my book. The actual history I have taken from there, okay, of what had happened. ये कहीं नहीं मिलता है। जब ये चले तो शेख अबू फजल was not a fighter, he was not a soldier, he was a writer. अकबरनामा, एन अकबरी उनका लिखा हुआ, हाँ, बहुत उनकी कलम में बहुत ताकत थी। वो जब चले तो बहुत उनको हेवी फौज दी गई थी, साथ में लश्कर। बट जब वो सिरौंज तक पहुँचे तो वहाँ पे उनको लगा कि इतना बैगेज लेके चल रही, इसकी ज़रूरत डेक्कन में ज़्यादा है। तो इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा जो मेन फौज थी वो इन्होंने वापस डेक्कन भेज दिया। अच्छा, कि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक छोटी सी फौज लेके, जिसमें कि नाकोटा एक जगह है, तो जो नाकोटा के जो तालुकेदार थे उनकी छोटी सी फौज, करीब 200-400 लोगों की फौज, अच्छा, इन्होंने अपने साथ ली। और जब ये आगे आ गए तो ग्वालियर से पहले अंतरी एक जगह है, अंतरी, अच्छा, करीब 8 कोस पहले है ग्वालियर से। अच्छा, वहाँ पे बीर सिंह बुंदेला इनका इंतज़ार कर रहा था।
अब ये जैसे ये, और इनके साथ जो हाथी भी थे, देखिए मुगल जो फिल खाना या जो एलिफेंट स्टेबल था जी। उसमें दो तरह के एलिफेंट्स होते थे, खासा विच वर दी वॉर एलिफेंट्स एंड द अदर वर हल्का। खासा एंड हल्का, हाँ, खासा वर दी मेन वॉर एलिफेंट्स एंड हल्का वर द लेसर ones of the not the fighter elephants, kind. not the fighter one, they were used for transport mainly. वो लड़ाका नहीं थे और उनका साइज वगैरह बहुत छोटा होता था। तो ये इनका ये जब आगे बढ़े तो बीर सिंह बुंदेला इनके साथ एक जब्बर खास खैल, नाम भी उनका बहुत ताकतवर है, जब्बर खास खैल इनके साथ थे, और इनके साथ थे मिर्ज़ा मोहसिन, और ये हाथियों के नाम थे? नहीं, ये इनके जो खास जो सोल्जर्स जो थे साथ में, तो मिर्ज़ा मोहसिन एंड जब्बर खास खैल। इन लोगों ने इनसे कहा कि वो लोग 2000 हैं और हम लोग 500 भी नहीं हैं, और इसमें ये नए बच्चे हैं जो कि नाकोटा के तालुकेदार के आदमी हैं, ये कभी लड़े नहीं हैं, हम लोग उनसे कैसे लड़ेंगे, हम लोग हार जाएंगे, तो वापस हो जाते हैं। तो शेख अबू फजल ने कहा कि मेरे स्वॉर्ड में, आई एम अ राइटर, लेकिन हम जो तलवार कैरी करते हैं इसमें अकबर की निशान है, बादशाह की, और जो हमारे साथ जो ध्वज चल रहा है वो मुगलों का ध्वज है, वो कभी झुकता नहीं है, तो क्या हम गीदड़ हैं कि हम भाग जाएं? ये कह के वो आगे बढ़े। उसमें भयंकर लड़ाई हुई, ये बल्कि गदई खान भी थे, गदई खान अफगान। So you had गदई खान अफगान, जब्बर खास खैल एंड मिर्ज़ा मोहसिन। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसने ये जो गदई खान अफगान थे जी, इन्होंने शेख अबू फजल के घोड़े का ब्रिडल ऐसे पकड़ के उनको रोका कि एंड हिज वर्ड्स वर बी गॉन, मतलब आप जाइए, आपकी यहाँ क्या ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत तो बादशाह को है, इस लड़ाई में आप क्या कर रहे हैं? अच्छा। बट अगेन फेट हैड डिफरेंट प्लान्स। तो ये आगे बढ़े, बुंदेलों से बीर सिंह बुंदेला ने इनको मारा और इनके सर को काट करके सलीम के पास इलाहाबाद भेजा। अच्छा। पेश में और पेशकश, और सलीम जहांगीर ने फिर इनको प्रॉमिस करा कि हम राम सिंह को हटा के तुमको जब हम बादशाह बनेंगे तो हम तुमको बनाएंगे। ये यहाँ पे एक बार इनकी लड़ाई हुई, ये इनका पागलपन था। तो इफ जो आप पूछ रही थी ना कि इनका क्यों इतने फादर के साथ था, 1602 की बात थी जब इन्होंने शेख अबू फजल को अगस्त के महीने में, इनफैक्ट 12 अगस्त, टुडे इज व्हाट डेट, टुडे इज द 27th ऑफ जुलाई, सो 2 हफ्ते बाद की बात है ये, मे बी 425 years बैक। वेरी इंटरेस्टिंग। या सो 12 अगस्त को इन्होंने मारा था, वही ग्वालियर के पास। और ये फिर थोड़े दिन बाद इनका फिर दिमाग गड़बड़ाया, तो ये 30,000 फौजी लेके, लश्कर लेके सलीम चले आगरा पे अकबर से लड़ने। तब तक अकबर आ गए थे लाहौर से आगरा। हाँ, फिर चले ये। तो अकबर ने जब अकबर ने इनको आने दिया, जब ये इटावा पहुंच गए तब अकबर ने रातों रात 40,000 की फौज, इनके 30,000 थे सलीम के, 40,000 की जो उनकी अपनी किले की फौज थी, उसको तैयार करा, प्लस जितने मनसबदार थे सबको खबर भेजी कि अपने आदमी लेके आओ। और करीब 2000 वॉर एलिफेंट्स जो ये खासा थे, इनको आगरा से आगे तक लाइन अप करा करके आर्मर में, जो इनका वॉर आर्मर था हाथियों का, अच्छा, उसमें पहुंचा के और इनसे हुंकारा भरवाते थे। अगर आप सोचिए, अगर 2000 हाथी अगर ट्रम्पेट करेंगे तो कोसों दूर तक इनकी आवाज़ जाती थी जी। ये डर गए सलीम जहांगीर, आज जब इनका वो नशा उतरा, डर गए वापस, जिसको हम लोग इलाहाबाद की भाषा में बोलते हैं ना, पोलो ले लेना। तो ये वहाँ से सीधे पोलो ले लिए,
वापस इलाहाबाद। फिर इनको 2 साल बाद फिर इनको चढ़ा। अब की बार ये 70,000 की फौज लेके आए। अच्छा। तो अब की बार अकबर ने, तुम ऐसे नहीं मानोगे, हाँ। तो इनकी दादी बहुत बीमार थी, हाँ। हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की वाइफ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम्हारी दादी डेथ बेड पे हैं, तुम आके मिल लो, लेकिन तुम्हारी फौज नहीं आएगी। तो फौज इनकी करीब 40 किलोमीटर दूर रही। ये आए, जब ये दाखिल हुए तो जो अकबर की जो वाइफ थी रुकैया बेगम, जो बड़ी वाइफ थी जी, उन्होंने क्योंकि ये बगावत में थे, तो उन्होंने सलीम का गर्दन ऐसे पीछे से पकड़ करके उनको अकबर के कदमों में ऐसे गिरा दिया, ढकेल के गिरा दिया। अच्छा। अकबर कुछ नहीं बोले, उनको उठाया हाथ से और उनको कमरे से बाहर ले गए। अच्छा। सलीम को। दिस इज ऑल हिस्ट्री विच इज नेवर पब्लिश्ड। दीज आर ऑल फ्रॉम ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। इनको महल के कमरे में, एक अलग कमरे में ले गए और उनको वहाँ पे एक झापड़ या मुक्का इनको रसीद किया, बिकॉज व्हाट द ओल्ड बुक से कि ये गिर गए, इनकी जो पगड़ी थी सलीम की वो दूर जाके गिर गई। हाँ। एंड अकबर ओनली सेड कि तुमको मैं यहाँ से तब तक नहीं निकलने दूंगा जब तक कि तुम्हारा ये जो दिमाग में जो घुसा हुआ है सही नहीं होता है, तुम ओपियम से नहीं हटते हो, हम तुमको इस कमरे से नहीं निकलने देंगे। एंड उसके बाद जो उनकी जो हैरम की जो गार्ड्स थी, टाटर वुमेन्स, ह्यूज वंस फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम जॉर्जिया एंड अफ्रीका, ये टाटर वुमेन्स जो थी बॉडीगार्ड्स अकबर की, इनकी ड्यूटी लगी थी कि कोई नहीं आएगा, इनको ओपियम और ये सब तो खैर आना ही नहीं है, खाना भी इनको जो है शहजादे का नहीं मिलेगा, नॉर्मल खाना मिलेगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। 4-5 दिन में ये रोते बिलखते, क्योंकि जिसको आदत है ओपियम की वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो ये 4-5 दिन में इनकी ये हालत हो गई थी कि अकबर को फिर इनको छोड़ना पड़ा और ये फिर वापस अपनी आदतों में आ गया। अच्छा। तो देखिए बगावत की कहानी ना इनसे जहांगीर से ही शुरू होती है, क्योंकि हुमायूं ने बगावत नहीं करी अगेंस्ट हिज फादर बाबर, अकबर ने बगावत नहीं करी अपने फादर हुमायूं के खिलाफ। ये बगावत शुरू हुई सलीम से। जहांगीर ने बगावत करी अकबर से, शाहजहां ने फिर बगावत करी अपने फादर सलीम से, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बगावत करी शाहजहां से, और औरंगजेब के बेटे मुअज्जम अली एंड अकबर द सेकंड, अच्छा, उन लोगों ने बगावत करी औरंगजेब से। और फिर ये बगावत का सिलसिला चलता आखिर तक जो 17 मुगल बादशाह हुए इसमें चलता ही रहा। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग। You were past Mughal, I think. Yes, this is which my. we had discussed this in is my reincarnation. Reincarnation, okay. So लोग कहते जो हैं कि आदमी अपने औलाद से ही हारता है, तो इसमें तो काफ़ी कुछ मतलब लग रहा है कि सही है, क्योंकि अकबर जो आखिरकार फिर उन्हीं के भरोसे मतलब अपना राजवाज सब छोड़ के गए सलीम के, क्योंकि और तो कोई था भी नहीं, और औलाद से हार ही गए आखिर में। ये डायलॉग हमने सोच के रखा हुआ था कि आदमी या हो या बादशाह हारता अपनी औलाद से, ये विच वेरी करेक्टली यू हैव पॉइंटेड आउट। और हमने जो शुरू में कहा था ना कि इनका सांप और नेवले का रिश्ता था, क्योंकि नेवला थे ये सलीम जहांगीर, अच्छा, ये बार बार आके सांप को डसने की कोशिश करते थे। एंड अकबर वॉज नॉट अ नॉर्मल सांप, अकबर वॉज अ किंग कोबरा। तो अगर अकबर सिर्फ ऐसे लेटे लेटे अगर वो अपना ऐसे भी कर लेते थे तो ये नेवले को समझ में आ जाता था कि अब मुझे यहाँ से पोलो लेना है। और अगर अकबर एक बार ऐसे करते थे तो या उनका अगर सिर्फ स्पेटल भी निकल आता, पॉइजन तो दूर, अगर उनका सिर्फ स्पेटल भी निकल आता तो सलीम जहांगीर मूर्छित हो जाते। डरते तो वो थे ही, क्योंकि थप्पड़ भी खाया ये तो नहीं मालूम था, डरपोक भी थे वो। एंड he was opiated, what do you expect of an opium ridden person? वही बात है। अच्छा, सलीम तो दादी के भी चाहते थे अपने, हमीदा बानो बेगम, तो मेरे ख्याल से दादी की वजह से ही उन्होंने एक बार, जैसे आपने बताया कि वो वापस चले गए, उन्होंने फिर आगे
वो नहीं ये थे। जो जब ये सेकंड टाइम आए थे, जब इनकी दादी बहुत बीमार थी, जी। तो वही बीच में आ गई थी कि ये फादर और सन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये तो हम लोग की ये हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी अगर ये एक ही औलाद बची थी, सलीम जहांगीर। अगर ये भी, और वो उनका तो हार तय था क्योंकि अकबर से कोई जीत नहीं सकता था। तो ये हमारी जो सल्तनत है और हमारी जो नस्ल है वही ख़त्म हो जाएगी। और दादी का प्यार ना ऐसे भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा ही होता है। वो तो अभी भी जो दादी होती हैं वो कहते हैं कि क्या मूल से सूद जो दादी है, नानी नाना सब बाबा। लोग। हाँ। तो आज बड़े इंटरेस्टिंग बात आपने बताई अबाउट सलीम। सलीम वॉज अ कैरेक्टर इन हिमसेल्फ। सलीम जहांगीर, उनके कई सारे एपिसोड्स हुए हैं हिस्ट्री में जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज के लिए आपको इतना सारा ज्ञान हम लोगों ने दिया, आपने बताया, जो कि नॉर्मल हिस्ट्री बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। ही हैज़ रिसर्च लॉट इन आई थिंक खुदा बख्श लाइब्रेरी है पटना का, जो कि दैट इज द मेका फॉर ऑल मुगल डॉक्यूमेंट्स। एंड ऑल्सो सिन्हा लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी पटना, सेंट्रल लाइब्रेरी इलाहाबाद। और फिर हम और आप तो घूमते ही रहते हैं मुगलों की तलाश में, हम लोग गाड़ी तो से पूरे मतलब गाड़ी से ही घूमते हैं। और जैसे कि लश्कर चलती थी शायद हमारे साथ भी वैसे ही हम लोग घूमते घामते पहुंच जाते हैं। सो दिस वाज an interesting talk with Dr. Neeraj Srivastava. I hope you enjoyed all and this. Please do read my book. Yeah. स्मिता जरा इसको endorse कर दो किताब को। हाँ, this is a very yes. very nicely written book, जो कि आपको कहीं मतलब इस तरह की राइटिंग आपको मिलेगी नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि दिस मूव्स लाइक अ मूवी। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे आपके सामने ही वो सारी चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं। सो हिज राइटिंग इज़ वेरी वेरी अनयूजुअल एंड वेरी नाइस। तो आप एक बार ज़रूर पढ़िए इस किताब को। दिस हैज़ वन लॉट ऑफ अवार्ड्स, ऑल्सो इंटरनेशनल अवार्ड्स। सो आई होप कि आप लोग इसको, दिस इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन ऑल्सो। सो आप लीजिए इस किताब को, पढ़िए। आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुगलों की दुनिया में सैर करिए मेरे साथ इस किताब को पढ़ के। You will travel through the Mughal ages. Yeah. Thank you for watching this, and thank you so much for watching.